नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक परीक्षा सेंटर पर जब हंगामा हो गया, तब बीपीएससी ने गलती नहीं मानी। बीपीएससी कह रही थी कि कुछ छात्र हंगामा करने लगे तो हम लोग क्या करें। कुछ उपद्रवी छात्र सेंटर पर पहुंच गए थे और उन्होंने ही अफरा तफरी का माहौल पैदा कर लिया। इस वजह से केवल बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम हो रहा था, लगभग 10 से 12 हजार बच्चों का, उन बच्चों का परीक्षा रद्द किया गया। बाकी लोगों का परीक्षा वैसे के वैसे ही रह गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि बाकी उन छात्रों का क्या। फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। फिर जो ये सामान्य तरह की प्रक्रिया चल रही थी उसका क्या हुआ। सुबह से ही बीपीएससी री एग्जाम करके ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। बच्चे एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, पूरे एग्जाम को री एग्जाम नहीं किया गया, तो कई छात्र ने कहा कि हम तो आत्महत्या तक कर लेंगे। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर छात्र एकजुट हुए। छात्र नेता दिलीप जी हमारे साथ हैं। कल शायद ये लोग बड़ा कोई आंदोलन भी करने वाले हैं। दिलीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये पूरी जो प्रक्रिया है, जब बीपीएससी बोल रही है कि एक ही सेंटर में समस्या हुआ है, तो फिर क्यों परेशान हैं आप लोग, क्यों बार बार परीक्षा को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक ही सेंटर पे वो कह रहे हैं, तो एक ही सेंटर पे क्यों हुआ। चेयरमैन जो बोल रहे हैं कि कुछ उपद्रवी आ गए थे, तो सारे उपद्रवी का सेंटर बापू परीक्षा केंद्र में ही कैसे पड़ गया। सेंटर तो दिलीप कुमार नहीं दिया, वहाँ सेंटर तो अभ्यर्थी ने खुद नहीं लिया होगा। सेंटर तो बीपीएससी ने दिया है जी। तो बड़ा संजोग है या सेटिंग है कि सारे उपद्रवियों का सेंटर बापू परीक्षा परिसर में ही पड़ गया। इसका जवाब बीपीएससी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया और तब सभी को अस्त व्यस्त कर दिया, सभी लोगों को। तो वही कुछ उपद्रवी, उनके अनुसार 912 केंद्र पर एग्जाम हुआ तो 911 केंद्र पे सही था, और एक केंद्र पे उपद्रवी कुछ उपद्रवी। तो वही मैं कुछ उपद्रवी के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ उपद्रवी सिर्फ बापू परिसर में ही कैसे आ गए, बाकी सेंटर पे एक भी उपद्रवी नहीं, और यहाँ कैसे। तो यह कोई सेटिंग था या संजोग था, इसका भी जवाब बीपीएससी को देना चाहिए। और क्वेश्चन समय पे क्यों नहीं पहुंचा। जब कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था एक केस में कि 10 दिन पहले ही क्वेश्चन सभी जगह पहुंच गया है, तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं पहुंचा समय पर। और जब जितने स्टूडेंट्स का आप एग्जाम ले रहे हैं, उतने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन वहां पहुंचा क्यों नहीं। क्वेश्चन कहाँ बीच में गायब हुआ, वो क्वेश्चन कहाँ गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्वेश्चन गया कहाँ, किसके पास गया। आप बापू सभागार में मान लेते हैं 12,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा ले रहे, तो 12,000 क्वेश्चन वहाँ क्यों नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि एक नहीं, डीएम साहब क्या बोले, डीएम साहब तो बोले कि कुछ क्वेश्चन कम था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे परीक्षा सेंटर पर क्वेश्चन कम था। मैंने एक रूम में जितने बच्चे थे उतना क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो उनका क्वेश्चन कहाँ गया, उनका क्वेश्चन गया कहाँ। सवाल तो ये उठता है ना, क्वेश्चन गया कहाँ फिर वो तो। सबसे बड़ा सवाल, वो क्वेश्चन कहाँ गया। क्या को परीक्षा से पहले एक रात पहले या 10 दिन पहले किसी को क्वेश्चन दे दिया गया, क्या हुआ। ये तो जवाब देना चाहिए ना कि जितना आप परीक्षा ले रहे हैं, जितने स्टूडेंट का, उतना का क्वेश्चन होना चाहिए। तो बीच में क्वेश्चन कहाँ गायब हुआ। परीक्षा के दौरान 12:30 बजे तक किसी को 12:45 तक क्वेश्चन नहीं मिला है, तब वो लोग बाहर आए हैं। जैसा कि आप सभी चैनल पे देख रहे होंगे, चल रहा होगा स्टूडेंट्स का। बीपीएससी के चेयरमैन, मैं खुद उस पीसी में मौजूद था दिलीप जी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि लेट से हुआ है, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यह नॉर्म्स है, ये सरकारी नॉर्म्स है कि अगर लेट से एग्जाम हुआ है तो लेट तक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मिनट कोई लेट से पहुंचे तो उसको एंट्री नहीं दीजिएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। ये बड़ा सवाल। आधा मिनट एक एग्जाम से 1 घंटा पहले गेट बंद किया जाता है। 11:01 भी हो गया, 11:08 भी एक्स्ट्रा हो गया तो एंट्री नहीं दिया जाता है। उसका 1 साल चला गया तो उसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा। और किसी का ये लास्ट चांस होगा तो वो उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, करियर बर्बाद हो गया, तो उसके लिए कौन जवाबदेही लेगा या दोषी होगा। यहाँ पे बीपीएससी ने गलती किया तो उसकी जिम्मेदार बीपीएससी नहीं है, अभ्यर्थी ही हो गए। और अभ्यर्थी पे आजीवन प्रतिबंध लगा रहे हैं कि उपद्रव किया और हंगामा किया। जिसको क्वेश्चन ही नहीं मिला वो क्या बोले, वो क्या करेगा, चुपचाप रहेगा क्या, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएगा क्या। जिसको एग्जाम, आप सिविल सेवा का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम शुरू हो गया, 1 घंटा तक उसको क्वेश्चन नहीं मिला, तो वो अभ्यर्थी क्या करेगा।
वो अभ्यर्थी मतलब प्रवचन सुनाएगा क्या? प्रवचन सुनने जाएगा? वो अपने हक के लिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल ये बात तो सही और यहाँ 266 अभ्यर्थी जो पेपर लीक में पकड़े गए टीआरई 3 में हजारीबाग से, उसको कितना दिन के लिए प्रतिबंधित किया बीपीएससी? एक दिन के लिए भी नहीं प्रतिबंधित किया। तो दिख रहा है कि बीपीएससी का कोई चाल है, कोई खेल चल रहा है बहुत बड़ा 17वीं बीपीएससी में। अगर आप सिर्फ हंगामा करने पे आप कह रहे हैं कि आजीवन प्रतिबंधित करेंगे, तो फिर जो पेपर लीक में संलिप्त थे उसको आप क्यों नहीं प्रतिबंधित किया अभी तक? वो कौन थे वो लोग? क्या उन लोगों ने पैसा दिया था? क्या किया था? कोई सेटिंग था? क्या खेल था कि उसको आज तक प्रतिबंधित नहीं किया बीपीएससी ने? बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप बीपीएससी। सवाल तो हम उठाएंगे ही, जो वास्तविक सवाल है उसको तो उठाएंगे ही और जवाब देना पड़ेगा बीपीएससी को। जब तक बीपीएससी जवाब नहीं देती है ये सवाल हम उठाते रहेंगे। और ये क्या वजह है कि बापू परीक्षा परिसर में ये एग्जाम से पहले प्राइवेट कोचिंग संस्थान वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाते हैं और कहते हैं कि हम माहौल तैयार कर रहे हैं। 2000 में से 1600 या 1800 हमारे ही कोचिंग से होगा रिजल्ट। ये कैसे कोई दावा कर सकता है भाई? ये कोई कोचिंग वाला कैसे दावा कर सकता है कि 2000 में से? बता रहे हैं आप? बिल्कुल वही बोले हैं, वो कैसे कोई कोचिंग वाला बोल सकता है? तो बहुत बड़ा विषय है ना। और क्वेश्चन का लेवल एक रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक के लेवल का वह है, जो जिस लेवल का वो पढ़ाते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। 68 69 का क्वेश्चन देखिए क्या लेवल था, और 17वीं का देखिए क्या लेवल है। क्या ये सब दर्शा रहा है? क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं आप। तो इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ बार बार नीतीश कुमार जी से कि आप पूरे मामले की जांच कीजिए। ये आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाइए या सीबीआई से जांच करवाइए या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच करवाइए। हम मांग कर रहे सरकार, क्योंकि छोटी मोटी घटना नहीं, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके पीछे क्या किसी का षड्यंत्र था, साजिश थी, कोई कोचिंग माफिया इसमें है, कोई शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया है, इस जो परिस्थिति पैदा हुई इसके पीछे, तो ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ना। और ये कैसे माना जाए? हो सकता है कि ये जो दोबारा परीक्षा होगी तो जो 12,000 अभ्यर्थी लगभग हैं वो देंगे परीक्षा। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाए तो फिर इन 12,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल 13 दिसंबर की अपेक्षा आसान और हो जाए, तो फिर ये जो बाकी के जो 4 लाख कुछ अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो एक समान होना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा है जिसके लिए आंदोलन हुआ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और वही चीज ये करने जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन 2 सेट में हो गया फिर तो हो ही गया। 12,000 स्टूडेंट के लिए अलग क्वेश्चन और बाकी के लिए अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक समान होना। देखिए सचिवालय सहायक जो बीएसएस सीजीएल 3 के साथ भी ये हुआ था कि पेपर लीक हुआ था, तो 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया गया, और उसकी जब दोबारा परीक्षा हुई तो उसका क्वेश्चन का लेवल अलग था, और बाकी जो 2 शिफ्ट जो कैंसिल नहीं हुआ उसका लेवल अलग था, और उससे ज्यादा रिजल्ट हो गया। तो ये तो एक समान व्यवहार नहीं हुआ ना। तो इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए, क्योंकि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़े स्तर पे खेल हो रहा है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बड़े बड़े इशारे आपने किए हैं और बड़ा स्पष्ट तरीके से आपने इसको समझाया भी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है दिलीप जी, कि क्या मात्र 12,000, मात्र नहीं, एक भी बच्चे के साथ अगर कुछ करियर के साथ खिलवाड़ होता है तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या 12,000 बच्चों के लिए 4 लाख स्टूडेंट को फिर से परीक्षा के मैदान में ढकेलना, 4-5 महीने तक उनको डिस्टर्ब रखना? 4-5 महीने की बात कहाँ है, ये तो 15 दिन में 20 दिन में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। टीआरई 2 का देखिए, टीआरई 3 का देखिए, 67वीं पुनर्परीक्षा देखिए कैसे लिया गया। तो ये तो चाहे आयोग तो 20 दिन में, 1 महीना में एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। और 1 महीना में एग्जाम हो या 2 महीना में हो, एग्जाम सही से होना चाहिए, ये जरूरी है। एग्जाम सही से होने तो फिर एग्जाम लेने का मतलब क्या है? पूरा जो एग्जाम हुआ है उस पर पूरे पर सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल, पूरे बहुत जगह से ये आ रहा है ना कि भाई अभ्यर्थी ही चाह रहे हैं। आप जो 4,75,000 की बात कर रहे हैं कि वो लोग को परेशान किया जाए, तो वही अभ्यर्थी तो चाह रहे हैं कि परीक्षा पूरी रद्द हो। बिल्कुल, ट्विटर पर भी ये ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। तो दिलीप कुमार अपने लिए थोड़े बोल रहे हैं, हम थोड़े परीक्षा दे रहे हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स का डिमांड है, अभ्यर्थी का डिमांड है कि परीक्षा रद्द हो, तो हम भी वही बोल रहे हैं। हम तो अभ्यर्थियों के साथ, हम अभ्यर्थियों के समर्थन में। एक बार फिर से आप अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं? जी, कल यानी कि 18 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पे आंदोलन है। शांतिपूर्वक ये आंदोलन है। सरकार से ये मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, यही डिमांड है। और ये अभ्यर्थियों की मांग है, अभ्यर्थी एक सुर में चाह रहे हैं। आप बताइए ना कि कहीं आपने देखा है कि एग्जाम रद्द नहीं हो, इसके लिए ट्विटर कैंपेन चल रहा हो?
नहीं ऐसा तो नहीं आप देख रहे होंगे। नहीं एग्जाम लेकिन एक कैंसिल सवाल- कराने के लिए हो रहा है कि री एग्जाम हो। लेकिन फिर आप जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिलीप जी, और पिछले बार याद है, आपको भी याद है और हम लोगों ने भी देखा था किस प्रकार आप पर लाठियां बरसाई गई थी, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी, आपको जेल तक ठेल दिया गया था। तो इस बार डर नहीं लग रहा है दिलीप जी? देखिए, अब सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को तो बहुत प्रताड़ित किया ही जाता है, सही चीज के लिए लड़ने वाले को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जो सही रास्ते पे चलते हैं ना, वो इन प्रताड़नाओं से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है। अगर जेल जाने से गांधी जी डर जाते, भगत सिंह डर जाते, ये आपको पटेल जी डर जाते, और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं डर जाते, तो फिर देश को आजादी नहीं मिलती। आज भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम ही रहते। तैयार है, पूरा सर पे कफन बांध के तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को, आयोग को, ये प्रशासन को जो भी करना हो वो उनका अपना है, लेकिन हम लोगों को है कि न्याय के लिए लड़ना है, अभ्यर्थियों के हित में लड़ना है, तो हम लड़ेंगे। कितने छात्रों की लगभग कल रहेंगे आंदोलन में? अब देखिए, तो संख्या बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ये पार्टी का तो कोई आंदोलन है नहीं किसी का, नहीं हम लोग तो बीपीएससी कार्यालय भी आप पहुंच सकते हैं? नहीं, बीपीएससी कार्यालय पहुंचने का तो अभी कोई ये बात नहीं है, गर्दनी बाग धरना स्थल की ही बात है, और हजारों की संख्या होगी, लेकिन कितने हजार होगी ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि अभ्यर्थी आएंगे तो अब देखने वाली बात कल होगी कि कितने अभ्यर्थी आते हैं। अंतिम सवाल यह भी है कि जैसे पिछले आंदोलन में खान और रहमान सर दोनों ही मोर्चा संभाल लिए थे, और खान सर में तो ये मतलब ये बयान भी दिया है, ऑफिशियल उनका बयान भी है कि उनके वजह से ही नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ बीपीएससी में। अगर वो दोनों फिर से कल आंदोलन में रहेंगे तो फिर तो आंदोलन की दशा दिशा दूसरी रहेगी, फिर आपका नेतृत्व नहीं रहेगा। अब मेरा नेतृत्व रहे नहीं रही, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं, हमको छात्र हित से मतलब है कि छात्र का काम होना चाहिए। बाकी रंगा सियार लोग आएंगे तो अभ्यर्थी ही जानेंगे कि क्या करना है नहीं करना, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। मतलब तो आने की संभावना है क्या खान सर रहमान सर के भी आने की संभावना है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग तो वाहवाही लूटने में रहते हैं। अगर खान सर बोल रहे हैं कि उनके वजह से नॉर्मलाइजेशन वापस हुआ, तो वो फिर बीपीएससी ऑफिस में जाके नॉर्मलाइजेशन का समर्थन कैसे किए थे? उनके वजह से तो लागू नहीं हो पाया, वो तो लागू कराना चाह रहे थे, और जब देखे कि लागू नहीं करा पा रहे हैं तो चलो वापस नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है, तो उसमें हम शामिल हो जाते हैं, अभ्यर्थियों को माने दिखाते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। 2 साल पहले 2022 में भी ये चीज हुआ था, उसके लिए भी हम लोग वापस परसेंटाइल नाम दिया गया था, उस समय 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात हुई, तो उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे, तो उस समय भी वापस हुआ था। तो उस समय कहाँ थे खान सर? उस समय तो एक शब्द नहीं बोले थे खान सर, ना कोई आंदोलन हुआ था। तो अगर खान सर की वजह से होता तो खान सर की वजह से नॉर्मलाइजेशन लागू होता, खान सर की वजह से नॉर्मलाइजेशन हटा नहीं है, बल्कि अगर लागू होता तो खान सर की वजह से लागू होता। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, ये वहाँ पे पक्ष रख के आए थे। और बीपीएससी के सचिव ने भी ये बात एक चैनल पे कहा है कि खान सर नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में थे, ये तो सचिव भी बोल दिए हैं। वो कुछ टीचर जो मीटिंग में शामिल थे वो लोग भी बाहर आके उसी समय बोले थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो रंगा सियार नाम दिया गया है, इसे तो नहीं दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। तो देखा आपने, छात्र नेता दिलीप छात्रों के हुजूम के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। कल 10 बजे 10:30 बजे से गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक व्यापक आंदोलन होगा। 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको पूरी तरह से कैंसिल करके फिर से री एग्जाम लेने की तैयारी, और बड़े पत्ते छात्र नेता दिलीप खोल रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि केवल एक ही सेंटर पर हंगामा दिखा, लेकिन बाकी सेंटरों पर भी तो ऐसा कुछ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।